सो हम पढ़ेंगे ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ठीक है, तो सबसे पहले हम हीमोफीलिया की बात करते हैं। हीमोफीलिया जो होता है वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। हीमोफीलिया के दो टाइप होते हैं, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। तो बी से याद रखो बिनाइन। तो बी के अंदर क्या होता है, नो की डेफिशिएंसी होती है, बी नाइन, नाइन की डेफिशिएंसी होती है। तो ए के लिए एक पीछे चले जाओ तो 8 की डेफिशिएंसी कर दो। ठीक है, एक होता है हीमोफीलिया सी। अब पहली बात तो ये कि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं होता, ये ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। और इसके अंदर फैक्टर 11 की कमी होती है हीमोफीलिया सी के अंदर। देखो क्या होता है, जो कोगुलेशन डिसऑर्डर होते हैं, दो तरह के डिसऑर्डर होते हैं, एक होता है कोगुलेशन डिसऑर्डर और एक होता है प्लेटलेट डिसऑर्डर। कोगुलेशन डिसऑर्डर में क्लोटिंग फैक्टर्स की कमी होती है, और जो प्लेटलेट डिसऑर्डर होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर हमारी प्लेटलेट सही तरीके से काम नहीं करती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है तुमको? जो जिसके अंदर प्लेटलेट काम नहीं करती है ना, उसको प्राइमरी हीमोस्टेटिक डिसऑर्डर भी कहते हैं। देखो पहले जब कोई इंजरी होती है ना, तो पहले आता है प्लेटलेट वहाँ पे काम करना है, तो उसी को बोलते हैं प्राइमरी हीमोस्टेटिक प्रोसेस। उसके बाद में आता है हमारा क्लोटिंग फैक्टर सेकेंडरी हीमोस्टेटिक स्टेटिक के लिए। ठीक है, तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं सेकेंडरी हीमोस्टेटिक डिसऑर्डर। तो उसके अंदर हमने बात करी हीमोफीलिया की, हीमोफीलिया के बारे में कुछ बात की। हीमोफीलिया के बाद में हम विटामिन के डेफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे। ये रहा देखो विटामिन के डेफिशिएंसी। इसके अंदर होता क्या है, विटामिन के एक्ट एज अ कोफैक्टर फॉर एन एंजाइम फाउंड इन लिवर कॉल्ड गामा ग्लूटामिल कार्बोक्सिलेज। गामा ग्लूटामिल कार्बोक्सिलेज। तो अब होता क्या है, होता यह है, होता यह है कि 2, 7, 9, 11 ये जितने भी क्लोटिंग फैक्टर होते हैं ये ख़त्म हो जाते हैं। जो 7 होता है वो एक्सट्रिंसिक पाथवे के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो काम नहीं करता है। जो दूसरे नंबर का होता है वो होता है थ्रोम्बिन, और जो 10वें नंबर का होता है ये कॉमन पाथवे में काम नहीं करते हैं। और 11वां जो होता है वो इंट्रिंसिक पाथवे के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। देखो ई से हो गया 11 और ई से हो गया इंट्रिंसिक, है ना? इट मेक्स सेंस, राइट, इट मेक्स सेंस। विटामिन के डेफिशिएंसी के दो कारण हो सकते हैं। मेल ऑब्जॉर्प्शन सिंड्रोम हो सकता है इसका कारण, जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया या सीलियक डिजीज़ हो गई। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स भी विटामिन के डेफिशिएंसी कोज कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स हो गए जैसे कि फ्लोरोक्विनोलोन हो गया या फिर सेफेलोस्पोरिन हो गए। ठीक है, अडल्ट के अंदर विटामिन के की कमी होना रेयर है, बहुत ही रेयर है, लेकिन बच्चों में विटामिन के डेफिशिएंसी कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि नियोनेट्स के अंदर जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसके अंदर विटामिन के की कमी होती है। यही कारण है कि बच्चों के अंदर सबसे पहला इंजेक्शन जो देते हैं हम, वो विटामिन के का देते हैं इंट्रामस्कुलरली। ठीक है, तो मैंने बताया कि विटामिन के डेफिशिएंसी बोलो या फिर हीमोफीलिया बोलो, ये सेकेंडरी हीमोस्टेटिक प्रॉब्लम्स होती है। तो इसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ईजी ब्रूजिंग, हिमार्थ्रोसिस, ब्लीडिंग इन जॉइंट, ये आपको ध्यान रखना है, सेकेंडरी के लिए स्पेसिफिक होता है। डीप टिश्यू हेमेटोमा हो गया, पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस हो गया, जीआई ब्लीडिंग हो गया, यूरिनरी ब्लीडिंग हो गया, परसिस्टिंग ब्लीडिंग आफ्टर सर्जिकल प्रोसीजर हो गया, इंट्रासेरेब्रल हेमरेज हो गया। तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, वहीं बात करें हम हीमोफीलियक्स की, तो जो सिफेलो हेमेटोमा होता है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। सिफेलो हेमेटोमा क्या होता है, ब्लीडिंग अंडर स्कैल्प ड्यू टू ट्रोमा फ्रॉम डिलीवरी। अब हिमार्थ्रोसिस बढ़ जाता है, दैट कैन लीड टू जॉइंट डिफॉर्मिटी। अब देखो विटामिन के डेफिशिएंसी के बारे में एक दो बातें। बेबीज विद विटामिन के डेफिशिएंसी स्पेशली इफ प्री टर्म
कैन डेवलप हेमरेजिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न। ये कौन सी चीज़ होती है? चलो ठीक है, मान लेते हैं कि विटामिन के डेफिशिएंसी जो होता है वो हेमरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न भी कोज कराता है। इट यूजुअली अकर एट द फर्स्ट डे ऑफ लाइफ। ठीक है, तो अब अगर हम लेब फाइंडिंग की बात करें तो हीमोफीलिया और विटामिन के दोनों के अंदर लेब फाइंडिंग सेम होनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों क्या होते हैं? सेकेंडरी हीमोस्टैटिक डिसऑर्डर होते हैं। ठीक है, तो देखो हमें एक बात ध्यान रखनी है कि एक होता है पीटीटी। पीटीटी सेकेंडरी हीमोस्टैटिक डिसऑर्डर के अंदर बढ़ जाता है, तो ये हीमोफीलिया में भी बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, और ये हमारा सो कॉल्ड विटामिन के अंदर भी बढ़ जाता है। और हमें ये बात भी ध्यान रखनी है कि पीटीटी जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है इंट्रिंसिक फैक्टर के लिए। पीटीटी इंट्रिंसिक फैक्टर को नापता है। अब हमें ये भी ध्यान होना चाहिए कि इंट्रिंसिक फैक्टर के अंदर क्या क्या आता है। तो इंट्रिंसिक फैक्टर के अंदर आता है 8, 9 और 11, और हम जानते हैं हीमोफीलिया के अंदर 8, 9, 11 प्रभावित होते हैं। विटामिन के अंदर 2, 7, 9, 10 होता है, या 2, 7, 9, 11 होता है मेरे भाई। 2, 7, 9, 10 होता है, 2, 7, 9, 10 होता है, तो 9 आ रहा है इसके अंदर, तो इंट्रिंसिक पाथवे ये भी घटा देता है। ठीक है, जो 7 नंबर का होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे के लिए। यही कारण है कि सिर्फ विटामिन के डेफिशिएंसी में पीटी बढ़ता है, जबकि हीमोफीलिया के अंदर ये नॉर्मल होता है। बाकी प्लेटलेट काउंट तो सीधी सी बात है कि नॉर्मल ही होगा। प्लेटलेट काउंट तो नॉर्मल होगा क्योंकि ये सेकेंडरी हीमोस्टैटिक डिसऑर्डर है, और अगर प्लेटलेट काउंट नॉर्मल होगा तो बात ध्यान रखो कि ब्लीडिंग टाइम जो होगा वो भी नॉर्मल होगा। ट्रीटमेंट क्या होता है? जो भी क्लॉटिंग फैक्टर मिसिंग है वो दे दो, या फिर डेस्मोप्रेसिन भी दे सकते हो आप, क्योंकि डेस्मोप्रेसिन क्या करता है, ये वॉन विलीब्रांड फैक्टर के रिलीज को स्टिमुलेट करता है। इतनी बात समझ में आती है तुमको? देखो, वॉन विलीब्रांड डिजीज हो गई और हीमोफीलिया हो गई, तो ब्लीडिंग टाइम, अच्छा वॉन विलीब्रांड डिजीज किसके अंदर आती है, प्राइमरी या सेकेंडरी, पहले ये बताओ। देखो, अगर विटामिन के डेफिशिएंसी और विटामिन ए को हम माप करें तो ब्लीडिंग टाइम दोनों में नॉर्मल है। ठीक है, पीटी हीमोफीलिया में नॉर्मल होता है, लेकिन इसके अंदर बढ़ जाता है, और एपीटीटी दोनों में ही बढ़ जाता है। तो हीमोफीलिया और विटामिन के की हमें लेफ्ट फाइंडिंग तो समझ में आती है ना। वॉन विलब्रैंड डिजीज की बात करें तो वॉन विलब्रैंड डिजीज के अंदर भी एपीटीटी बढ़ जाता है मेरे भाई। पीटी इसके अंदर नॉर्मल होता है, लेकिन इसके अंदर ब्लीडिंग टाइम भी जो है वो बढ़ जाता है। सिर्फ इसी के अंदर ब्लीडिंग टाइम बढ़ता है। ठीक है, ये बात तुम्हें ध्यान रखना है। प्लेटलेट काउंट या तो लो होगा या नॉर्मल होगा। ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है। सेकेंडरी सॉरी प्राइमरी हीमोस्टेटिक प्रॉब्लम, हम शुरुआत की थी हमने किससे, सेकेंडरी से। बात कर रहे हैं हम प्राइमरी, जिसके अंदर प्लेटलेट की कमी होती है। तो इसके सिम्टम में आता है पटीकिया है। पटीकिया क्या होती है? पिन पॉइंट सुपरफिशियल स्किन लीजन होते हैं, स्किन ब्लीड होती है। इसके अलावा इमीडिएट ब्लीडिंग आफ्टर सर्जिकल प्रोसीजर, जैसे कि टूथ एक्सट्रैक्शन हो गया, या फिर ब्लीडिंग फ्रॉम म्यूकोसल सर्फेसेस, जिंजिवल, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल या वेजाइनल। तो इस टाइम पे हम क्या गेस करेंगे कि इसको क्या है, कोई सेकेंडरी हीमोस्टेटिक डिसऑर्डर है। कोजेज क्या हो सकते हैं? हो सकता है प्लेटलेट की कमी हो जाए, या फिर प्लेटलेट सही से काम ना करें। तो वोन विलब्रैंड डिजीज क्या आता है, किसके अंदर आता है? प्राइमरी हीमोस्टेटिक डिसऑर्डर के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? प्राइमरी। और प्राइमरी के अंदर क्या होता है? ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाता है, आई थिंक ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाता है। देखो बात कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। वोन विलब्रैंड डिजीज़ क्या होता है? म्यूटेशन होता है वोन विलब्रैंड फैक्टर में। इससे क्या होता है, ये दैट मेक्स इट हार्ड फॉर प्लेटलेट टू एडहेयर टू कोलेजन। अच्छा, ठीक है, इसीलिए तो नहीं काम कर पाता ये वोन विलब्रैंड फैक्टर में क्या म्यूटेशन हुआ, तो अब ये प्लेटलेट से चिपक ही नहीं पा रहा है। प्लेटलेट से चिपक नहीं पाएगा तो अपना काम नहीं कर पाएगा। इसके भी दो टाइप होते हैं,
टाइप 1 जिसमें इसकी क्वांटिटी कम होती है, और टाइप 2 जिसके अंदर इसका फंक्शन कम हो जाता है। मतलब एक फंक्शनल हो गया, एक क्वालिटेटिव हो गया, एक क्वांटिटेटिव हो गया। सिम्टम्स की बात करें तो वही म्यूकोक्यूटेनियस ब्लीडिंग हो गई, जो कि कैरेक्टरिस्टिक होती है प्राइमरी हीमोस्टेटिक ब्लीडिंग का। इसके अलावा डीप टिश्यू ब्लीडिंग हो गई। डीप टिश्यू ब्लीडिंग जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक होता है सेकेंडरी हीमोस्टेटिक ब्लीडिंग का। ठीक है, अब ये सेकेंडरी में क्यों आ गए? क्योंकि वॉन विल्ब्रांड फैक्टर जो होता है वो स्टेबलाइज करता है क्लोटिंग फैक्टर 8 को। इसका कनेक्शन देखो क्लोटिंग फैक्टर के साथ भी है। और ध्यान रखो क्लोटिंग फैक्टर 8 जो होता है वो इंट्रिंसिक कोगुलेशन फैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इतनी बात समझ में आती है? और इंट्रिंसिक फैक्टर होता है वो किससे जुड़ा हुआ होता है हमारा? इंट्रिंसिक फैक्टर जुड़ा होता है 8, 9 और 11 से। और जब इंट्रिंसिक फैक्टर की बात आती है तो किसकी बात होती है? पीटीटी की। पीटीटी की बात आती है ना। तो यही कारण है कि इसके अंदर पीटीटी क्या है? वॉन विल्ब्रांड डिजीज के अंदर बड़ा होता है मेरे भाई, बड़ा होता है। सीबीसी के अंदर बात करें तो एनीमिया मिलेगा, नॉर्मल प्लेटलेट काउंट मिलता है। पीटीटी ये ठीक है ना। वॉन विल्ब्रांड फैक्टर की बात करें तो टाइप 1 के अंदर कम होगा, जबकि टाइप 2 के अंदर नॉर्मल होगा। वॉन विल्ब्रांड फैक्टर रिस्टोसिटिन कोफैक्टर ऐसे करते हैं। तो रिस्टोसिटिन जो होता है वो क्या करता है? VWF और GP1B को साथ साथ ले आता है, जिससे क्या होता है? प्लेटलेट एग्रीगेशन होता है। ठीक है, प्लेटलेट्स डू नॉट एग्रीगेट इन रेस्पॉन्स टू रिस्टोसाइटिन, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर ऐसा नहीं होता है। सिंपल सी बात है। डेस्मोप्रेसिन ट्रीटमेंट के लिए दे सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये रिलीज करता है, स्टिमुलेशन करता है वॉन विल्ब्रांड फैक्टर को और फैक्टर 8 को, लेकिन ये हेल्पफुल है टाइप 1 के लिए। टाइप 1 जिसके अंदर कमी हो जाती है ना। बात करते हैं बर्नार्ड शूलर सिंड्रोम की और गाल्जमान थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की। फिर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एक अलग से टॉपिक पढ़ लेंगे हम। तो देखो बर्नार्ड शूलर सिंड्रोम की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है? डेफिशिएंसी होती है किसकी? प्लेटलेट रिसेप्टर GP1B और 9, GP1B9। अभी ऐसे याद रखना पड़ेगा हमको। यहाँ पे क्या होता है कि प्लेटलेट डू नॉट एग्रीगेट इन रेस्पॉन्स टू रिस्टाबिसिन, जैसा वहाँ पे होता था वही यहाँ पे होता है। ट्रीटमेंट हो गया इसका प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन। अब बात करते हैं ग्लैंजमैन थ्रोम्बोस्टेन की। वीक प्लस प्लेटलेट्स होती है, क्यों? डेफिशिएंसी होती है GP2B3A की, जिससे क्या है? प्लेटलेट एग्रीगेशन कम हो जाता है। प्लेटलेट एग्रीगेशन कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जब रिस्टोसिटिन देते हैं तो ये एग्रीगेट करने लगती है। तो ग्लैंजमैन में ये डिफरेंस है कि इसमें जब रिस्टाबैसिन देते हैं तो ये एग्रीगेट करने लगती है, बाकी अन्य कंडीशन में ये एग्रीगेट नहीं करती है। ट्रीटमेंट क्या है? वही प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन।